नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हम जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला मिनी सेक्रेटेरिएट में जो है वो बैठकें ली है, कड़े आदेश दिए हैं। क्या ये आदेश आपको बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो कर्मचारियों के डीए को लेकर के है कि कर्मचारियों ने एक बार फिर से डीए की मांग जो है वो उठा ली है कि हमें डीए दिया जाए। इसके अलावा डिपुओं में सरसों का जो तेल है, रिफाइंड तेल है, वो बहुत जल्दी मिलेगा। किस रेट में मिलेगा वो आपको बताएंगे। और शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर है, कौन से ऐसे शिक्षक है जिन्हें दूसरे स्कूलों में अब जाना पड़ेगा वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला मिनी सेक्रेटेरिएट में सभी सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं की धरातल पर स्थिति को जाना और विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। वहीं सीएम सुक्खू कल धर्मशाला के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की आधारशिला रखेंगे। यह धर्मशाला और पूरे कांगड़ा जिला के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। इससे किसानों को जिनके पास गाय हैं उनको सीधा फायदा होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे मेला ग्राउंड दाड़ी में कल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सीएम बता दें आपको धर्मशाला में थे आज, वहां पर रिव्यू बैठकें ली है। रिव्यू बैठकों में कड़े आदेश दिए कि जितनी भी योजनाएं जो कांगड़ा जिला के लिए जो है वो जारी की गई है पूरे जिला के लिए, वो जमीनी स्तर पर क्या उसका जो है अभी तक काम हुआ है। और अभी सीएम ने आदेश दिए कि जल्द से जल्द जो है वो कार्य को और तेज गति से आगे किया जाए, ये सीएम ने आदेश दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने डीए की मांग की है सरकार से। संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सेन ने आज मुख्यमंत्री सुक्खू से बैजनाथ में होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर डीए की कम से कम एक किस्त देने की जो है वो मांग की है। अनिल सेन ने कहा कि जहां केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, वहीं वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग का जो एरियर है वो भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ओपीएस देने के लिए सरकार का थैंक्स करती है, लेकिन ओपीएस के बदले शेष सभी कर्मचारी हित गिरवी रखना तर्कसंगत नहीं है। तो कुल मिला के देखें जिस प्रकार से 11% जो डीए अभी पेंडिंग बचता है कर्मचारियों का, तो इसमें से कम एक किस्त देने की जो मांग है वो कर्मचारी कर रहे हैं। और कर्मचारी ये भी कह रहे हैं, न केवल आज जो प्रेस नोट जारी हुआ है कर्मचारियों के हवाले से, लेकिन इससे पहले जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ है, जो एनजीओ फेडरेशन है, उनका भी यही कहना है कि जो प्रदेश के लाखों कर्मचारी है, पेंशनर हैं, अगर आप एरियर नहीं दे सकते हैं, इतनी अच्छी वित्तीय हालत नहीं है, तो कम से कम डीए की जो एक किस्त है 4% किस्त है वो उस दिन सीएम जो है वो अनाउंसमेंट करें। अब देखना पड़ेगा सरकार इसमें क्या करती है, आगे क्या जो मांग है उस पर कैसे आगे सरकार बढ़ती है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, सरकार के आदेशों पर शिक्षकों के युक्तिकरण का प्रोसेस शुरू हो गया। ये बड़ी खबर है। अब 20:1 के रेशो में जो है वो स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो की जाएगी। जहां 20 बच्चे होंगे वहां पर एक शिक्षक होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांग ली है जहां पर 20 या इससे भी कम छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों में कितने शिक्षक तैनात किए गए हैं, इसकी भी विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जो है वो स्कूलों से ये जो ब्यौरा है वो तलब कर लिया है और जिलों से छात्र संख्या का और शिक्षकों का जो डाटा है उसको जो है मांगा गया है। विभाग ने स्कूलों में सेवाएं दे रहे सरप्लस शिक्षकों की भी जानकारी मांगी है। अब ये महत्वपूर्ण खबर है। अब देखिए, जो सालों से जहां पर एक ही विषय के जिन स्कूलों में अधिक अध्यापक है, मान लीजिए कोई भी विषय है, संस्कृत कोई भी विषय है, उसके अगर कहीं पर 3 जो है वो शिक्षक है, वहां पर बच्चे कम है एक ही सब्जेक्ट के, तो उनको अब दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर छात्र संख्या अधिक है। हालांकि 20 और इससे कम छात्र संख्या वाले जो स्कूलों को सरकार साथ लगते स्कूलों में जो है वो जो एनरोलमेंट जहां पर ज्यादा है उन स्कूलों में मर्ज कर सकती है। इसको लेकर सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद विभाग आगामी जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि नए सत्र से पहले शिक्षकों का जो युक्तिकरण है वो हो जाएगा। जिन स्कूलों में ज्यादा एनरोलमेंट है वहां 2 से 3 शिक्षक भेजे जाएंगे। ऐसे में साफ है कि जहां कम एनरोलमेंट है उन स्कूलों को सरकार मर्ज करेगी और आगामी समय में, इससे पूर्व सरकार ने 0 एनरोलमेंट वाले जो 5 से 10 जहां पे छात्र थे उन स्कूलों को बंद किया था।
उसके बाद 25 या इससे कम संख्या वाले जो स्कूल हैं उनको मर्ज कर रही है, हाई और जो वरिष्ठ स्कूल है, कह सकते हैं मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और जो सेकेंडरी स्कूल है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार 25 या इससे कम संख्या वाले जो स्कूल है, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, उनको भी मर्ज करने की तैयारी में है। इसको लेकर के भी जो है वो उच्च शिक्षा विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों की जो रिपोर्ट है वो तलब की है जहां पर एनरोलमेंट कम है, साथ ही इन स्कूलों के जो शिक्षकों का ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। तो यह खबर महत्वपूर्ण है। इसमें खबर यही है कि जहां पर एक विषय के अधिक अध्यापक है वहां पर अब एक अध्यापक रहेगा, जैसे जहां पर जरूरत 2 की तो 2 रखेंगे, लेकिन जहां पर 3-3 अध्यापक हैं एक ही विषय के उनको जो है वो अब 7 का जो स्कूल है जहां पर अच्छी एनरोलमेंट है वहां पर उन शिक्षकों को भेजा जाएगा। दूसरा ये कि जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है वहां पर शिक्षकों को जो है वो अधिक भेजा जाएगा, जहां पर कम है उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। और अभी जब नया शैक्षणिक सत्र आएगा उसमें जो है वो डाटा मांगा गया है कि जहां पर बहुत कम बच्चे हैं उन स्कूलों को जो है वो मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्कूल जो आगामी समय में जहां पर अभी भी स्ट्रेंथ कम है उनको मर्ज करके जो नजदीक का स्कूल है वहां पर जो है वो बच्चों को भेजा जाएगा। तो ये अभी तैयारी चली हुई है स्कूलों को मर्जर को लेकर के भी, और बाकी जो युक्तिकरण का हमने बता दी खबर आपको। इसके अलावा खबर है फतेहपुर से, कांगड़ा से। फतेहपुर के सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन काटने का मामला सामने आया है और बिजली का बिल न भरने के कारण क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का जो बिजली कनेक्शन है वो पहले ही काट दिया गया है, जबकि अन्य 53 स्कूलों को बिजली विभाग द्वारा TDCO टेम्परेरी डिस्कनेक्शन जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड उपमंडल फतेहपुर के सहायक अभियंता अभिजीत सिंह ने बताया कि बार बार नोटिस और TDCO जारी करने के बावजूद स्कूलों ने अपने बिजली बिल का जो भुगतान है वो नहीं किया। अब 2 दिनों के भीतर अन्य स्कूलों के कनेक्शन भी काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का जो बिजली बिल है वो 1 लाख से अधिक है, जिसे अदा न करने पर कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 48 प्राथमिक स्कूलों पर बकाया बिल राशि 1,85,000 रुपए है, जिस कारण उनके कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। मिडल, हाई और सेकेंडरी सहित कुल 5 स्कूलों पर बकाया बिल न भरने के कारण जो है वो कनेक्शन काटने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। सहायक अभियंता अभिजीत सिंह ने कहा कि स्कूलों को कई बार नोटिस दिए गए लेकिन बिल जमा नहीं किया गया। मजबूरी में विभाग को ये जो सख्त कदम है वो उठाना पड़ा है। तो ये स्कूलों को लेकर के जो है वो खबर है। खबर यही है कि जहां पर बिल ही नहीं दिया है तो फिर जो है मजबूरन जो वहां अधिकारी है बड़े बिजली विभाग के, उनको काटने के जो ऑर्डर्स हैं कह सकते हैं आप बिजली कनेक्शन काटने के, वो उन्होंने जारी किए हैं। इसके अलावा दूसरी खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल में बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B अब नई होम स्टे पॉलिसी के दायरे में आएंगे और पर्यटन विभाग ने इसको लेकर पॉलिसी में जो संशोधन कर दिया है और तैयारी पूरी है, कैबिनेट में जाना है मसला। धर्मशाला में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं और यहां से मंजूरी मिलने के बाद पर्यटन विभाग इसकी अधिसूचना जो है वो जारी करेगा, जिसके बाद पॉलिसी में तय नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब अधिसूचना जारी होने के बाद 30 दिन के भीतर लोगों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। संभावना है कि ये इसी महीने हो जाएगा। अभी केवल विभाग के पास, ये महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4000 होम स्टे रजिस्टर हैं, जबकि ये कहा जाता है कि इससे 2 गुना राज्य में जो है वो अवैध तरीके से होम स्टे चल रहे हैं, जिससे कि सरकार को सालाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जबकि होटल कारोबारी भी लगातार सरकार के पास यही शिकायत लेकर के आ रहे हैं कि होम स्टे अवैध तरीके से चल रहे हैं और हजारों रुपए कमरों के जो है वो लिए जा रहे हैं। इससे उनका भी नुकसान हो रहा है सरकार का, जबकि सरकार उनका भी नुकसान हो रहा है होटलियर्स का, जबकि सरकार का जो राजस्व है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। अभी जो होम स्टे विभाग के पास रजिस्टर हैं उसमें प्रति कमरे का जो किराया है वो अधिक से अधिक 2500 रुपए है और सच्चाई ये कि इससे ज्यादा अभी लिए जा रहे हैं। जब ये पॉलिसी आ जाएगी, इस पॉलिसी आने के बाद होम स्टे में मिलने वाली सुविधाओं समेत कमरों में दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं उसके आधार पर कमरों के रेट तय होंगे। अब खबर यह है कि पर्यटन विभाग के अधिकारी होम स्टे का निरीक्षण करने के बाद कमरों के रेट तय करेंगे। ऐसे में एक कमरे की कीमत 10,000 तक की भी हो सकेगी। इसके अलावा अभी तो इलीगल ही है, उसके बाद लीगली होगी। इसके अलावा कमरों के रेट बढ़ने से जो है वो सरकार के जो लग्जरी टैक्स हैं वो भी जो है वो देने पड़ेंगे पैसे उनको, होम स्टे वालों को। ऐसे में हिमाचल में अवैध तरीके से चल रहे होम स्टे पर भी लगाम लगेगी और जो अपराधी हैं, जो गलत तरीके से
जो है वो चला रहे हैं, जो संदिग्ध जो लोग हैं उन पर जो है वो कार्रवाई भी हो सकेगी। वहीं सरकार ने नई पॉलिसी में ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई होम स्टे महिला चला रही है, मान लीजिए पूरे प्रदेश में कहीं की बात कर रहे हैं हम, पूरे 12 जिलाओं की, वहां पर कोई महिला जो है वो होम स्टे चलाना चाहती है, वो पंजीकरण कर सकती है, उन्हें 5% अलग से डिस्काउंट सरकार देगी, प्रदेश सरकार देगी। अभी तक तैयार की गई पॉलिसी में होम स्टे रजिस्ट्रेशन फीस में विभिन्न तरह के जो स्लैब है वो तय किए गए हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास 1 से 3 कमरे होंगे होम स्टे में उन्हें 3000 रुपए, जिनके पास 4 से 6 कमरे होंगे उन्हें 6000 रुपए रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो देनी होगी। इसके अलावा जो टीसीसी वाला एरिया है और जो साडा है, उसमें जो साडा वाला एरिया है वहां पर 1 से 3 कमरों के लिए 5000 रुपए और 4 से 6 कमरों के लिए 8000 रुपए, जबकि नगर निगम एरिया में आने वाला जितना भी क्षेत्र है वहां पर 1 से 3 कमरों की क्षमता वाले होम स्टे का जो है वो 8000 रजिस्ट्रेशन फीस होगी, 4 से 12 कमरों वालों के लिए जो है वो 12000 रुपए रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो होगी। और ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल के लिए होगी, इसे 3 साल तक के लिए भी जो है वो जमा करवाया जा सकेगा अगर आपने एडवांस देने हैं, जिस पर जो है वो 10% का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा। तो नई प्रदेश में होम स्टे पॉलिसी आ रही है, संशोधन करके आ रही है, पॉलिसी बिल्कुल तैयार है, सरकार के पास जो है वो कैबिनेट में अब जानी है। उसके बाद जो हमने रेट बताए आपको, इसी हिसाब से आपको रेट देने पड़ेंगे। हो सकता है इसमें थोड़े चेंजेस हो, लेकिन अभी जो है वो मोटा मोटा जो हम बता रहे हैं आपको, ऐसे जो है वो पॉलिसी तैयार की गई है। बाकी इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो फिर कैबिनेट देखेगी। इसके अलावा आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, प्रदेश सरकार जहर मुक्त खेती जो है वो सफल बनाने के लिए कई योजनाएं किसानों के लिए लाई है, जिसमें किसानों को गौशाला को पक्का बनाने, देसी गाय खरीद व अन्य स्कीम लेने के लिए जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। हैरत इस बात की है कि किसानों के पास सरकार की इन योजनाओं को सही तरीके से जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा है, जनता को पता ही नहीं है, जिसके कारण किसान प्राकृतिक खेती के लाभों से दूर रह रहे हैं। पिछले कल इस बाबत जो है सरकार ने सभी जिला ब्लॉक अधिकारियों को हर क्षेत्र के किसानों तक सरकार की प्राकृतिक खेती को लेकर लाई गई योजनाओं को पहुंचाने के जो है वो आदेश दिए गए हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपको बता दें, प्रदेश सरकार गौशाला में पक्का फर्श डालने के लिए आपको पैसे देती है। अब इस स्कीम के तहत किसानों को 8000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बताएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिससे जो है वो गौमूत्र को आसानी से एकत्रित किया जा सकेगा। इसी तरह से संसाधन बनाने के लिए भी सरकार जो है वो अब 3 ड्रम खरीदने पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2250 रुपए की सब्सिडी देगी, दे भी रही है। अब अप्लाई जिसने नहीं किया है वो अप्लाई कर सकता है। वहीं प्राकृतिक खेती में साइकिल और जो हल खरीदने के लिए सरकार ने 1500 रुपए की जो है वो सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो फव्वारे खरीदते हैं उस पर भी सहायता दे रही है। अगर आपने फव्वारा खरीदना है, टब खरीदना है, उस पर भी आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा राज्य सरकार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को तकनीक को जो है वो अपनाने पर जोर दे रही है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति भी इस प्रकार की खेती के लिए जो है वो उपयुक्त है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी जो है वो बरकरार रहेगी। ऐसे में प्राकृतिक खेती कई मायनों में फायदे का सौदा साबित हो सकती है, और सरकार ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल को साल 2030 तक जहर मुक्त खेती जो है वो जहर वाली जो खेती है उससे मुक्त कराने का जो है वो लक्ष्य रखा है। और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय, गौ शेड के फर्श को पक्का करने के लिए, गौमूत्र को एकत्रित करने के लिए, ड्रम, साइकिल, हल खरीदने के लिए जो है वो सब्सिडी दे रही है। लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे में हमारी जो अपील है आप लोगों से, ऐसे में प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसान कृषि विभाग के नजदीकी जो कार्यालय है, किसान कृषि विभाग जो नजदीकी कार्यालय वहां पर जाकर के आप जो कागज हैं वो अपने ले जाएं। और प्रदेश में अभी तक 2.8 लाख किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक से जो है वो अपना चुके हैं। ऐसे में जो ये मॉडल है वो देश भर के कई राज्यों में जो है वो लिया जा रहा है, इसका जो फायदा है वो ले रहे हैं किसान। तो हमारी आपसे भी अपील है कि फर्श डालना है अपने गौशाला के अंदर शेड में, तो वो पैसे मिलेंगे आपको। आप जो नजदीकी आपका कृषि केंद्र है वहां पर आप जाएंगे, जो कृषि हमने आपको बताया अभी, जहां आपने जाना है, ऑफिस जाना है कि सर हमारे को इस जो एक योजना है, ऐसी योजनाएं जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो आप जरूर जाएं। जो हमने आपको खबर बताई इसके जो लाभ आपको मिलेंगे। अब अच्छी खबर क्या है कि महंगाई के इस दौर में राहत भरी खबर है एक। फरवरी में यानी अगले महीने उपभोक्ताओं को डिपुओं में बाहरी मार्केट के मुताबिक 8 से 10 रुपए रिफाइन का तेल सस्ता मिलेगा।
और जो है सरसों का तेल भी सस्ता ही मिलेगा जी। ओपन मार्केट में तेल के दामों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से जो टेंडर किए गए हैं उसमें तेल व रिफाइंड के दामों में गिरावट आई है। वहीं सस्ते दामों पर कंपनियों को जो है वो अब जो कंपनियां हैं वो तेल सप्लाई के लिए जो है वो करने के लिए हामी भर दी है उन्होंने। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। अब सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद बहुत जल्दी मिल जाएगी। डिपुओं में अगले माह से सस्ते दामों में तेल मिलेगा। आपको बता दें नवंबर माह से डिपुओं में तेल व रिफाइंड सस्ते दामों पर जो है वो नहीं मिल रहा है, और जिस वजह से जो उपभोक्ता है, प्रदेश के लाखों उपभोक्ता, उनको बाजार से ही तेल खरीदना पड़ रहा है। 180 से 200 रुपए तक तेल खरीदना पड़ रहा है। तो खास तौर पर जो बीपीएल के लोग हैं, जो गरीब कह सकते हैं आप, ऐसे तबके के लोग हैं जो नीडी लोग हैं, उनको जो है वो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए जो है कहीं ना कहीं आफत है। आपको बता दें सरकार इसी माह के अंत तक तेल के जो प्रपोजल है वो मंजूरी दे सकती है, और अगर जो है वो इसी माह प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो फिर जो है वो अगले माह 15 फरवरी तक डिपो में जो है वो तेल पहुंच जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो रिफाइंड तेल है और जो सरसों तेल है अगले माह डिपो में मिलेगा, और जो मार्केट में रेट है उससे सस्ता मिलेगा। दिक्कत ये है कि जब पीछे बैठक हुई थी, अभी सीएम ने बैठक ली, खाद्य आपूर्ति विभाग के जो उसमें सचिव बैठे थे, और जो वहां पर सीएम ने आदेश दिए कि आप जो मर्जी करिए, अधिकारियों को आदेश दिए कि आप जो मर्जी करिए, लेकिन जो तेल के रेट मार्केट में है उससे कम दाम में जो है वो लोगों को तेल मिलना चाहिए। दूसरा ये कि जो पिछला रेट है, ये महत्वपूर्ण है, जो पिछला रेट है जिसमें नवंबर माह में जो है वो रेट तेल मिला हर डिपो में, उसी रेट में जो है वो कम से कम आप उसी रेट में तेल दें। तो ये आदेश दिए हैं। अब जो है वो कंपनियां हैं उन्होंने वो टेंडर फाइनल होंगे, अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद तेल जो है वो फरवरी माह में लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा हिमाचल में लोगों के सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए अब सड़कों पर दौड़ रही खस्ता हाल बसों को हटाया जाएगा। यानी एचआरटीसी की जो खस्ता हाल बसें वो हटेगी। 15 साल पुरानी महत्वपूर्ण खबर, एचआरटीसी की 15 साल से पुरानी खटारा बसों को अब स्क्रैप किया जाएगा। हो भी रही है बसें, जिसको लेकर फील्ड से ऐसी बसों की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है, और नियमों के मुताबिक अभी 15 साल पुरानी बसों को ही स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन एचआरटीसी ने सड़कों पर हाँप रही 15 साल से पुरानी जो खस्ताहाल बसों को हटाने का फैसला ले लिया है, ताकि इन बसों को स्क्रैप करके इनकी जगह पर नई बसें चलाई जा सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने के विभिन्न डिपों में बार बार रिपेयर करने के बाद कई बसें जो है वो वर्कशॉप में खड़ी है। ऐसे में सड़कों पर हाँप रही इन बसों को जो है वो अब रिपेयर नहीं किया जाएगा, इनको अब जो है वो स्क्रैप किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, और अब जो है वो स्क्रैप करने का फैसला लिया गया है। और यही है, कई बार ऐसी खबरें आती है कि सर आपने ग्रामीण क्षेत्र में बस भेज दी है, वो जो है वो हाँप रही है, जो है वो धुआं छोड़ रही है, तो ये बसें अब स्क्रैप होगी। इनकी जो रिपोर्ट है वो एचआरटीसी ने मांग दी, कुछ बसें स्क्रैप कर भी दी गई है, लेकिन जिन डिपों से डाटा नहीं आया था उन डिपों का जो डाटा है वो आ रहा है, और जैसे डाटा आएगा उसके बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़ला घाट को प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी को 3 दिन के भीतर चुकाना होगा, नहीं तो बोर्ड निगमों के तहत कंपनी पर कार्रवाई होगी। बोर्ड ने जुर्माना 22 दिन तक दाड़ला घाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर किया है। यह प्रदूषण बीते माह 8 से लेकर 30 दिसंबर तक फैलाया गया था, और इससे जो है वो आसपास के जो क्षेत्र है उनमें लोगों को जो है वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया, और अब उन पर जो है वो जुर्माना लगाया गया है। 3 दिन के अंदर जुर्माना नहीं अगर आपने दिया तो फिर कार्रवाई होगी। इसके अलावा शिमला जिला के निरवा में गत रात एक गौशाला में आग लग गई। इससे 2 गाय और एक बछड़ा जो है वो और एक जो भेड़ है वो जिंदा जल गई। दुखद खबर है। ये घटना घासनी में आग लगने के कारण हुई है, और आग वहां से लगते लगते जो है गौशाला तक पहुंची, और गौशाला में जो है वो मवेशी बंधे हुए थे जो आग में जल गए। दुखद खबर है। इसके अलावा एक खबर हमने आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि पैराग्लाइडिंग से धर्मशाला में एक डेथ हुई है टूरिस्ट की। पैराग्लाइडिंग के हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने नकेल कस दी है। अब मानव परिंदों की उड़ान पर पहरा रहेगा। इसके तहत इंद्रुनाग साइट, महत्वपूर्ण है, इंद्रुनाग साइट से शाम 6 बजे के बाद उड़ान नहीं हो सकेगी। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट में बीते शनिवार को गुजरात की एक युवती की उड़ान भरते समय जो है वो संतुलन बिगड़ गया, जिससे जो है वो उसकी मौत हो गई थी। जो पैराग्लाइडर है उसको भी काफी गंभीर चोटें आई थी। तो अब जो है वो शाम के समय पैराग्लाइडिंग नहीं होगी इंद्रुनाग साइट पर। इसके अलावा ऊना में बीती शाम साइकिल बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 16 वर्षीय छात्रा शीतल गुप्ता की मौत हुई है। दुखद खबर है, जो स्कूल से घर जा रही थी। हादसा अजनोली गांव में बीती शाम को हुआ है, और शीतल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समूह कला में 10वीं की छात्रा थी, और शाम के समय साइकिल से घर लौट रही थी। ढलान पर उतरते समय साइकिल नियंत्रित हो गई और दीवार से जा टकराई, जिससे शीतल की गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शीतल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है।
इसके अलावा प्रदेश में एक 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुखद खबर है, शर्मसार करने वाली खबर है प्रदेश को। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई है और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के साथ जो व्यक्ति है उसके साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता कुल्लू जिला की रहने वाली है और पीड़िता के परिजनों की तरफ से आनी पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन मामला शिमला जिला के रोहडू से जुड़ा होने के कारण रोहडू थाने में 0 एफआईआर दर्ज कर केस को रोहडू पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोपी की पहचान जुबल के रहने वाले मनोज कुमार के रूप में हुई है। मामला उजागर होने के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। आरोप है कि मनोज कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कई दिनों तक अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता गर्भवती भी हो गई। पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दी शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ जून 2024 में शारीरिक संबंध बनाए और अब जो है वो पीड़िता 7 माह की गर्भवती हो गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अपनी मां और बहन की मदद से इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि परिवार ने इसका जो है वो खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि जान से मारने की जो है धमकी दी गई पहले, और पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है और आरोपी को जो है वो ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा शिमला पुलिस ने 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है आज की। जिला शिमला पुलिस द्वारा चलाई जा रहे नशे के खिलाफ विशेष अभियान में टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ही दिन में आज नशा तस्कर हैं उनके जो आरोपी है अलग अलग जो थानों में 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वहीं इस दौरान पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। पुलिस थाना ढली में दर्ज मामले में 2 लोगों को जो है वो 92.250 ग्राम चिट्टा हेरोइन से पकड़ा गया है और आरोपियों की पहचान जलंधर के 45 वर्षीय है। इसमें जो है वो पतरस एक दूसरा नाम है, उसमें एक जो है वो दूसरा आरोपी कपूरथला का है, 35 वर्षीय, इसका नाम है नानक दास। और छोटा शिमला थाने में एक अलग एफआईआर हुई है, उसमें नवभार के 40 वर्षीय आरोपी रोहित शर्मा के पास से 7.450 ग्राम चरस और 17.410 ग्राम हेरोइन जो है बरामद की गई है। वहीं थाना ठियोग में दर्ज तीसरे मामले में पुलिस ने 3.61 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें शाली बाजार के 50 वर्षीय राजेश शर्मा, शिल्लू एक जगह है वहां पर, उसके 23 वर्षीय विशाल शर्मा और एक जो है वो गांव बधेल की 2 सगी बहनें नीलम और शिवांगी, इनको गिरफ्तार किया गया। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी सम्मिलित है, लड़कियां सम्मिलित है इसमें। एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जहां भी छिपे नशा तस्कर उनको ढूंढ कर लाएंगे और जो मिशन क्लीन है उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चिट्टे की खबरें हैं जी, अलग अलग जिलों से आ रही है। हमारे लोगों से अपील है कि जो चिट्टा तस्कर हैं, इन चिट्टा तस्करों पर आप जो है वो नजदीकी थानों पर आप गुप्त जानकारी दें। अब देखिए 2 हमने जो अभी खबर बताई आपको, आज की खबर है, 2 लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां, इन लड़कियों के पास चिट्टा मिला है और जो चिट्टा और जो अन्य लोग हमने बताए इनके पास चिट्टा है, किसी के पास अलग अलग चीजें हैं। तो जो चिट्टा ले रहा है वो फिर बच भी नहीं रहा है, सीधी मौत हो रही है। लोगों से अपील है कि जो चिट्टा तस्कर हैं, 2 लड़कियां हैं, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए और अपने भविष्य को चिंता करनी चाहिए, उस उम्र में चिट्टा की जो है तस्करी चल रही है। इसके अलावा एक खबर बिलासपुर जिला की है। बिलासपुर जिला के राजकीय उच्च पाठशाला कलर में एक अध्यापक पर 7वीं कक्षा की छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगा है। अब ये जो है वो आरोप लगा है जी एक अध्यापक है स्कूल के, जिसके बाद पिता ने चाइल्ड लाइन में शिकायत दर्ज करवाई और जांच की मांग की है। बच्ची के पिता का दावा है कि पिटाई से उनकी बेटी के कान में सूजन आ गई है और बच्ची के पिता ने कहा कि सोमवार शाम उनकी बेटी स्कूल से घर लौटी और बताया गया है कि पिता को बताया उसकी बेटी ने कि उसके कान में दर्द हो रहा है। जब उन्होंने कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक ने उसकी पिटाई की थी। बच्ची ने आरोप लगाया कि अध्यापक ने उसके कान पर करीब 15 थप्पड़ जड़े हैं। इसके बाद बच्ची के पिता उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बैठी ले गए, जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि उसके कान में सूजन आ गया है। इस मामले में आरोपी शिक्षक राकेश चौधरी का जो है कहना है कि सोमवार को बच्चों का टेस्ट लिया था उन्होंने और उस दौरान उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को डांटा था, लेकिन किसी छात्र की पिटाई नहीं की थी, ये उन्होंने कहा है शिक्षक का वर्जन ने। हालांकि बच्चों के स्वजनों की शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल
प्रबंधन ने भी इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के माता पिता इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। अध्यापक पर इससे पूर्व भी जो सूचना है कि 2-3 बार बच्चों की पिटाई के आरोप लगे हैं, उन घटनाओं को स्कूल के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। हालांकि इन घटनाओं के बाद स्कूल प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और चाइल्ड लाइन की जो कह सकते हैं पर्यवेक्षक है रीना कुमारी और अनुपमा, इन्होंने स्कूल का दौरा किया, वहीं बच्ची और उसके परिवार से बातचीत की है। उधर अध्यापक के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो इसमें अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा मौसम की खबर है। हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया था पिछले कल की आज से मौसम खराब होगा। अब आज जो नया आया है मौसम का अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से, बता दें आपको, शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो अपडेट है, आज रात से प्रदेश में मौसम खराब होगा, ये पूर्वानुमान है। कल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कल प्रदेश में जो शिमला है, इसके अलावा लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, इनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कल बर्फबारी होने की संभावना है। जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी जो है बारिश होने की संभावना है। तो शिमला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर कल मौसम खराब रहेगा। तो कल प्रदेश में मौसम खराब है जी, बर्फबारी को लेकर के अलर्ट है। तो ये जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके अलावा बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जो है वो अब जिस प्रकार से खबरें ये थी कि बहुत जल्दी नया अध्यक्ष मिल जाएगा, तो अब बीते कल जयराम ठाकुर ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के जो है वो मायने काफी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो मुलाकात है इसमें ये कहा जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट थी और शिष्टाचार जो है वो वहां पर शिष्टाचार की तरह से वो वहां पर मिले थे। लेकिन अब ये सूचना है कि बहुत जल्दी प्रदेश को नया भाजपा अध्यक्ष मिलेगा। अब देखना पड़ेगा राजीव बिंदल ही जो है वो आगे रहते हैं या फिर जो हमने आपको नाम बताए थे अनुराग ठाकुर, इसमें बहुत सारे नाम बताए थे हमने आपको, त्रिलोक जम्वाल का नाम बताया था, इसके अलावा सिकंदर कुमार का नाम बताया था, इसके अलावा जो नाम है वो गोस्वामी का बताया था जो सांसद भी है मध्य प्रदेश से। तो बहुत सारे और भी नाम थे जिनके नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन बात यही है कि बहुत जल्दी, और जब जयराम ठाकुर से 2 दिन पहले पूछा गया था शिमला में, उन्होंने कहा था कि अभी जो है वो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में उससे पहले समय मिला तो उससे पहले हो जाएंगे चुनाव जो है वो अध्यक्ष की, चाहे कोई भी अध्यक्ष बनेगा, या फिर उसके बाद जब जैसे चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो है नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो फैसला है ये हाईकमान ने लेना है और हाईकमान की जो पसंद होगा, हाईकमान जो भी सर्वे करवाएगी जिस प्रकार से होगा उसी से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है और जयराम ठाकुर कल मिले हैं और जयराम ठाकुर ने कल प्रदेश में किस तरीके से कार्य चल रहा है, विकास चल रहा है और संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी जो अपडेट है वो वहां पर दी है। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक हमने पहुंचा दी है। डीए की मांग उठी है जी, बहुत कम दिन रह गए हैं पूर्ण रजत दिवस को और 25 तारीख को अब बैजनाथ में ये मांग कर रहे हैं कर्मचारी की कम से कम डीए की 1 किस्त दे दें। और 24 तारीख को कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में हमने बता दिया है आपको कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जाने वाले हैं। इसमें एक होम स्टे पॉलिसी का बताया हमने, नई पॉलिसी जो आ रही है संशोधन करके, एक वो हो गया। और जितनी भी सीएम ने घोषणाएं की है कांगड़ा प्रवास के दौरान उन सभी को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कुछ एक और एजेंडे जुड़ेंगे वो हम आपको कल बता देंगे। एजेंडे तैयार हो रहे हैं, सरकार पूरी जो है वो अब कह सकते हैं आप कांगड़ा में है, सीएम पिछले कुछ दिनों से कांगड़ा में है और कल सीएम डगवार में एक जो है वो जो वहां पर दुग्ध संयंत्र बनना है, जो लगना है, उसकी आधारशिला वो रखेंगे। तो 25 को कैबिनेट से भी जो पूर्ण रजत दिवस है उससे काफी आशा कर्मचारियों को, और 24 को जो कैबिनेट होगी उसमें जितनी भी घोषणाएं सीएम कर रहे हैं वो सभी उस दिन उनको जो वहां पर कैबिनेट बैठक होगी उसमें अमल जामा पहनाया जाएगा, उनको कैबिनेट एजेंडे में लाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश की जो ये महत्वपूर्ण अपडेट हैं सभी लोगों तक पहुंच सके। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कल 6 बजे के बुलेटिन में आपके सवाल और जो आपका कहीं से भी जो है किसी से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।